नमस्ते सभी को। मेरा नाम श्याम कुमार है। घर तो मेरा होम टाउन बिहार है, बेगूसराय, पर लंबे समय से मैं कानपुर इंजीनियरिंग करने आया था, तब से वहाँ रहना हो गया है। हालांकि पिछले 1-2 सालों से तो ज़्यादा रह नहीं पा रहा हूँ। वर्कशॉप्स अलग अलग जगहों पर रहती हैं, तो मैं इन दिनों ज़्यादा ट्रैवलिंग में हूँ, तो कानपुर रहना बहुत कम हो पाता। लेकिन अगर फिर भी पूछोगे कि कहाँ रहते हैं, तो कानपुर ही उत्तर है उसका। ये सेशन में हम जो एक साथ रहने वाले हैं ना, तो उसके संदर्भ में कुछ बातों को मैं कर देता हूँ, फिर धीरे धीरे रहेंगे तो और बातें भी हो जाएंगी। पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि क्लास की तरह दबाव मत लेना, आराम से सुनो। जितना आराम से सुन पाओगे उतना अच्छा है। तो दबाव लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्लासरूम जैसा महसूस करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फ्री और रिलैक्स रहना ज़रूरी है। सिंसियर होना एक बात है, दबाव लेना दूसरी बात है, कि नहीं? तो इनसिंसियर होना तो ठीक नहीं है, लेकिन दबाव लेना भी ठीक नहीं है। दबाव लेके बैठोगे फिर बैठने का बहुत उपकार नहीं होगा। कम से कम बैठें तो आराम से तो बैठ सकें, सुन सकें। ठीक है, पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा। दूसरी, आराम से बोल सकें। बहुत बार जब बच्चे क्लास में कुछ पूछते ना, तो इस एज तक आते आते इतनी बार हम सवाल पूछने पे डांट खा चुके होते हैं कि कई बार सवाल पूछने से भी भय लगता है। ठीक है, कभी स्कूल में, कभी टीचर से, कभी पेरेंट्स से, कभी अदरवाइज। तो मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि इन 8 दिनों में कुछ बोलने के लिए तुमको जज नहीं किया जाएगा। ठीक है, ना डांटा जाएगा, ना बुरा भला कहा जाएगा। तो जो भी मन में आए पूछो, जरूर पूछो। तुम बोलोगे जितना हमको अच्छा लगेगा, तुमसे सुनना हमको अच्छा लगेगा। तो जितना ज़्यादा तुम बोलोगे, पार्टिसिपेट करोगे, अपनी बातें कहोगे, हमको उतना अच्छा लगेगा, उतना पसंद आएगा, उतना ज़्यादा अच्छे से हम चर्चा को कर पाएंगे। और इसमें सही गलत जैसा कुछ नहीं है। अभी तो हम अपनी अपनी बातों को एक दूसरे के साथ कह सकें, एक दूसरे के विचारों को सुन सकें, और फिर उसमें से जो हमको ठीक लगेगा, हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं जी। ठीक है, वो जिएंगे। लेकिन विचारों को कहते समय झिझक होने का जरूरत नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे। लोग क्या सोचेंगे ये लोगों को सोचने दोगे कि उसके बदले भी तुम ही सोचोगे? अगर लोग क्या सोचेंगे ये भी हम ही सोचने लगे तो लोग क्या करेंगे फिर? उनके लिए भी तो कुछ काम रहना चाहिए, कि नहीं? तो हम बोल सकें, एक्सप्रेस कर सकें, अपने को व्यक्त कर सकें, ये जरूरी है, ये जरूरी है। और उसमें कोई फियर की जरूरत नहीं है, भय का जरूरत नहीं है, घबराने का जरूरत नहीं है। गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसकी जरूरत नहीं। अरे नंबर नहीं काटे जा रहे हैं तुम्हारे। ठीक है, कोई पास फेल नहीं होना है। ठीक है, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड का सर्टिफिकेट नहीं मिलना है। हम बातें कर सके एक दूसरे के साथ। ठीक है, जो हमको लगता है वो ठीक ठीक साझा कर सकें, शेयर कर सकें, इसकी जरूरत है। ठीक, हिंदी कठिन तो नहीं लग रही किसी को? कहीं भी कठिन लगे तो बताना, इंग्लिश वर्ड्स बढ़ा देंगे। गुजराती तो नहीं बढ़ा सकता हूं मैं, गुजराती बहुत 2-4 शब्द ही आते हैं, तो लेकिन अंग्रेजी बढ़ा सकता हूं जब भी कहोगे तो। हिंदी कभी भी कठिन लगे तो बताना, इंग्लिश वर्ड्स हम बढ़ा देंगे। ठीक, तो इसको हम एक चर्चा की तरह, एक संवाद की तरह, एक डायलॉग की तरह चलाना चाहते हैं, ना कि एक मोनोलॉग की तरह। तो हम नहीं चाहते हैं कि तुम बैठ करके सिर्फ सुनते रहो, हम ये चाहते हैं कि तुम उसमें पार्टिसिपेट करो। तुमको जो ठीक लगता है, जो तुम्हारी राय लगती है, जो तुम्हारी रुचि है, जैसा तुमको अच्छा लगता है, उसको एक्सप्रेस करो।
नहीं कर पाओगे कभी अच्छा तो भी कोई बात नहीं, 2 बार 4 बार 5 बार में कोई भी सीख जाता है जी, कोई भी सीख जाता है। और जब भी हम अपने को एक्सप्रेस करने जाते हैं ना, पहला दिन और पहला बार एक्सप्रेस करना ही कठिन होता है। तुम में से कितने लोगों को स्विमिंग आती है, जरा हैंड रेज करना। बढ़िया। स्विमिंग सीखने जाओ, कौन सा दिन सबसे कठिन लगता है? पहला। पहला। ड्राइविंग सीखने जाओ कभी, कौन सा दिन सबसे कठिन लगता है? पहला। अगर उस पहले दिन के डर से हम ड्राइविंग सीखने ना जाएं, उस पहले दिन ही घबरा करके हम स्विमिंग सीखना छोड़ दें, पूरे जिंदगी में कभी ड्राइविंग या स्विमिंग सीख सकते हैं? नहीं सीख पाएंगे। तो किसी भी काम को करने जाते हैं ना, तो पहला दिन ही सबसे कठिन होता है। तो मैं कहता हूं कि जब भी तुम किसी काम को शुरू कर रहे हो और कोई कठिनाई हो रही है ना, तो तुम समझ लो कि ये मैक्सिमम कठिनाई है जो तुमको होगी, कल इससे कम होने वाली है, परसों इससे कम होने वाली। ये उतरती हुई सीढ़ी है, चढ़ती हुई सीढ़ी नहीं है। ये जो हडल हम जंप कर रहे हैं ना, तो ये हडल रेस का पहला हडल ही सबसे बड़ा है, दूसरा उससे छोटा है, तीसरा उससे छोटा है, चौथा उससे छोटा है। तो पहला अगर तुम साहस करके पार कर गए, तो आगे तुम्हारा दिन रोज आसान होने वाला है। और पहला ही अगर तुम डर करके घबरा करके इस पार रह गए, तो कभी भी उस पार नहीं जा सकते किसी भी काम के लिए। ये पहला ही दिन, पहली ही बार उसको करना सबसे कठिन होता है। तो जितना भी भय घबराहट हो ना कभी भी किसी काम को करते समय, सबसे पहले ये पहचानो कि ये अधिकतम घबराहट है इस काम के लिए, आगे इससे कम होगा अगर हम करेंगे तो, और नहीं करेंगे तो उतनी ही घबराहट बनी रह जाएगी हमारी पूरी जिंदगी। तुम अगर स्विमिंग सीखने कभी भी ना जाओ, पूरी जिंदगी भर में कभी भी स्विमिंग आएगी? जिन्होंने बचपन से कभी अंग्रेजी बोलने का अभ्यास नहीं किया, उम्र 80 साल हो जाए, अंग्रेजी आती है क्या? नहीं आती। लेकिन अगर हम अभ्यास करते हैं तो 5 साल 7 साल 8 साल 3 साल का बच्चा भी अंग्रेजी बोल लेता है। करेंगे अभ्यास तो सफल हो जाएंगे। सबको भय होता है जी, सबको घबराहट होता है, सबको परेशानी होती है। ठीक है, मुद्दा यह है कि उस परेशानी को फेस करके हम उस पार चले जाते हैं या घबरा करके इसी पार रह जाते हैं। जो क्लास में पढ़ने में अच्छा नहीं है वो भी घबराता है, जो फर्स्ट आ जाता है ना वो भी घबराता रहता है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट आने के बाद घबराहट कोई खत्म हो जाती है। ठीक है जी, दोबारा फर्स्ट आने का प्रेशर रहता है। ठीक है, इस बार आ गए, दोबारा का प्रेशर रहता है, रहेगा ही। हमको वो जो एक्सप्रेस होना है अपने को, किसी काम को सीखना है, करना है, इसमें लोग क्या कहेंगे इसको भूल जाना होता है जी। हमको अपने एक्सप्रेस करने में जो भी भय है, घबराहट है, परेशानी है, उसको फेस करोगे ना तो 2 4 5 दिन में खत्म हो जाएगा। फेस नहीं करोगे उसको, घबराते रहोगे, पूरी जिंदगी भर घबराहट बढ़ती चली जाएगी, भय बढ़ता चला जाता। फेस करोगे कम होता चला जाएगा, खत्म हो जाएगा एक दिन। फेस नहीं करोगे वो भूत के भय जैसा बढ़ता जाता है सुबह शाम। तो पहली सिंपल चीज मैं कह रहा हूं, अपने को एक्सप्रेस कर सको, पार्टिसिपेट कर सको, रिलैक्स होकर के बैठ सको, आराम से सोचो, इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। ठीक है, ठीक केनिल। ठीक, तो पहली चीज मैं कह रहा हूं रिलैक्स होके बैठो। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं आराम से पार्टिसिपेट करो।
तीसरी चीज़ मैं कहूँगा, वंदन पिछले सेशन में कह रहा था, कुछ लोग स्वेच्छा से आए हुए होते हैं, कुछ लोग भेजे गए होते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ जो भेजे गए लोग भी हैं ना, उनको मैं दो बात कहूँगा। जो स्वेच्छा से आए हैं उनके लिए भी कुछ कहूँगा, पर पहले जो भेजे गए हैं उनके लिए दो बात कहूँगा। पहली चीज़ ये कहूँगा कि जिन्होंने भी तुमको भेजा है, ठीक है, तुमको वर्कशॉप अच्छा लगे बुरा लगे, आगे जो भी हो, ये तो बाद की बात है, पर जिन्होंने भी तुमको भेजा है ना, उनको किसी रूप में ये वर्कशॉप अच्छा लगा है और तुम्हारी ज़िंदगी के लिए कुछ अच्छा चाहते हैं, बेहतर चाहते हैं, शुभ चाहते हैं, इसलिए भेजें। जिनको भी हम जिंदगी में अपना मानते हैं ना, तो अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा मिलता है, हम उनके साथ शेयर करना ही चाहते, बांटना ही चाहते। जो भी लोग हमको ज़िंदगी में हमारे अपने लगते हैं ना, अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा मिलेगा, उनको देना चाहेंगे कि नहीं देना चाहेंगे? क्या लगता है, चाहेंगे नहीं चाहेंगे? अगर हमको हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा मिले तो हम अपने लोगों के साथ, जिनको भी हम अपना मानते हैं, उनके साथ उसको शेयर करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते हैं। तो तुमको वर्कशॉप आगे चाहे जैसा भी लगे, तुम्हारे लिए अच्छा हो नहीं हो, पर पहली चीज़ ये देख सको कि भेजने वाला कोई तुमको पनिशमेंट में नहीं भेजना चाहता, अंडमान निकोबार के जेल में नहीं भेजना चाहता कि तुमको थोड़ा कष्ट हो। तुम्हारी ज़िंदगी का अच्छा चाहते हैं, शुभ चाहते हैं, भला चाहते हैं। कम से कम ये तो देख सकें हम। होगा नहीं होगा कोई बात नहीं, बहुत बार होता है, हम जिंदगी में बहुत काम करते हैं जी सोच करके, कभी वो अच्छा निकलता है, कभी नहीं भी निकलता है, दोनों बातें होती ना। यहाँ से अहमदाबाद जाने के लिए भी अगर 3 रास्ते हैं ना, हम कोई ट्राई करते हैं, कभी अच्छा निकलता है, कभी खराब भी हो जाता है जजमेंट। तो हो ही सकता है कि ये 8 दिन के बाद तुम में से किसी को लगे कि बहुत उपयोगी नहीं रहा मेरे लिए। मैं कहता हूँ वो भी लगे ना, तब भी ये दिखना जरूरी है कि भेजने वाला तुम्हारा समय खराब नहीं करवाना चाहता था। भेजने वाला व्यक्ति तो तुम्हारा शुभ चाहता था, अच्छा चाहता था, उसको अपनी जिंदगी में उपयोगी लगा है, इसलिए तुम्हें भेजा है। और हमको भी कोई चीज जिंदगी में अच्छी लगती है ना, तो जिसको भी हम अपना मानते हैं उसके साथ उसको साझा करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। ये बात दिखती, गलत तो नहीं लग रहा? तो पहली चीज मैं जो भेजे गए लोग हैं उनके लिए पहली चीज ये कहूंगा कि वो भेजने वाला व्यक्ति तुम्हारा शुभ चाहता है, अच्छा चाहता है, इसलिए भेजा है। होगा अच्छा नहीं होगा ये तो 8 दिन बाद तुम बताओगे, तुम्हारे फीडबैक से हम चलेंगे। पर ये देख सकें कि वो व्यक्ति भेजने वाला हमारा शुभ चाहता है, हमारा अच्छा चाहता है, इसलिए भेजा। जिनको हम अपना मानते हैं उन्हीं के ऊपर दबाव भी थोड़ा प्रयोग करते हैं जो नहीं मानते जिसको अपना, उसके ऊपर दबाव भी कौन प्रयोग करता है जी, कि नहीं? ऐसा दिखता? कोई चीज हमको अच्छी मिलती तो हम अपने छोटे भाई को, छोटे बहन को देना चाहते, नहीं देना चाहते? देना चाहते हैं। जो धक्का हम खाते हैं जिंदगी में, हम क्या चाहते हैं? हमारा छोटा भाई बहन वही धक्का खाए कि उसको हम ठीक से गाइड करना चाहते? क्या चाहते हैं? तुम ही बता दो। ठीक से चल सके ऐसा हम गाइड करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, प्रोधा, पुरोधा, पृथा, पृथा, बढ़िया। तो भेजने का कारण तो यह है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि किसी भी कारण से हम आ गए हों, अब अपने पास 2 चॉइस है। एक बार हम आ गए किसी भी कारण से, तो अब हम लोगों के पास 2 चॉइस है। या तो ये 8 दिन को एक उत्सव पूर्वक अच्छे माहौल में अधिक से अधिक सदुपयोग करके इसका जीने का काम कर लें। अपने पास 2 चॉइस है। एक चॉइस ये है कि इस समय का
साथ रहते हुए अच्छा से अच्छा उपयोग कर लें ताकि हम दोनों का प्रोग्रेस हो सके। तुम्हारी ज़िंदगी भी पहले से थोड़ी बेहतर हो सके और हम लोगों की भी ज़िंदगी पहले से थोड़ी बेहतर हो सके। हम साथ साथ मिल कर के इस प्रोग्रेस की जर्नी को थोड़ा कर लें। एक चॉइस ये है अपने पास, एक चॉइस ये है, एक चॉइस ये है कि रह के परेशान होते रहें, जिसने भेजा है उसको मन ही मन 4 बात सुनाते रहें, ठीक है, और कैसे ये समय काटें 8 दिन, उसमें उलझे रहें, परेशान होते रहें। ठीक है, क्या ठीक है? ये 8 दिनों को परेशानी में गुजारना ठीक है या साथ मिल करके एक प्रोग्रेस की जर्नी को साथ कर लेना ठीक है? क्या ठीक है? ये 8 दिन हम, क्या नाम है आपका? हाँ, आप ही से पूछ रहा हूं। नियति, थैंक यू। क्या ठीक है? ये 8 दिन का समय परेशानी में हम एक दूसरे के साथ गुजार लें, ठीक है, ये ठीक है? या एक दूसरे के साथ मिल करके हम आगे बढ़ सकें, एक दूसरे को सहयोग कर सकें, ये ठीक है? पक्का? तो इतना मुझे कहना था, ठीक है। जिनको पेरेंट्स ने, मित्रों ने, होता है बहुत बार, हमको भी किसी ने पकड़ के ही भेजा था वर्कशॉप में तो ऐसे ही होता है जी। जिनको भी चीज़ें अच्छी लगती हैं अपने साथ वालों को भेजता ही है, ठीक है। और मैं तो आईआईटी में जब पढ़ रहा था ना, तो मेरे बैच के तो कम से कम 18-20 लोग होंगे, ठीक है, जो वर्कशॉप किए होंगे। 10 तो उसमें से ऐसे हैं जो आज भी फुल टाइम इस काम में ही लगे हुए, 10 हैं आज जो आज भी लगे हुए। तो होता ही है, वो शेयरिंग को आदमी करना ही चाहता है दूसरे के साथ। तो हम ये समय का सदुपयोग कर लें। नहीं अच्छा लगेगा 8 दिन बाद, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी, हमारी जिंदगी हमारी जी, ठीक है, नहीं करेंगे हम आगे साथ में कुछ। लेकिन ये 8 दिन खुले मानस से एक ट्राई तो दे। जब हैं यहां पर तो एक खुले मन से ट्राई तो दे। बैठ जाएगा ठीक तो जिंदगी थोड़ी अच्छी हो जाएगी हम दोनों की। नहीं हुआ ठीक तो कोई बात नहीं जी, आगे जो डिजाइन तुम्हारे पास है उससे तुम चल लेना। पर खुले मन से एक ट्राई तो दे, तभी तो पता चलेगा। हम लोग साइंटिफिक टेम्पर की बार बार बात करते रहते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, साइंटिफिक टेम्पर की। खुले मन से आप किसी चीज को देखते हैं तब तो आप बायसेज के बिना रिजल्ट देखेंगे। एक्सपेरिमेंट करने के पहले ही बायसनेस मन में हो जाए, ठीक, तो रिजल्ट नहीं आएगा ना। कैसे आएगा? हमारा बायसनेस उसको प्रभावित कर देगा। हरे रंग का चश्मा ही पहन के संसार को देखेंगे तो कैसा दिखेगा? हरा दिखेगा। लाल रंग का चश्मा पहन के देखेंगे तो कैसा दिखेगा? लाल दिखेगा। हम चाहते हैं कि जैसा रंग है वैसा वास्तव में दिखे, तो बाहर का रंग बदलने जाएंगे कि अपना चश्मा उतारेंगे? अपना चश्मा उतारेंगे, ठीक है। तो ये बायसनेस के बिना हम देखने का काम करेंगे, तब तो हम देख पाएंगे कि वास्तव में ये चीज मेरे लिए ठीक है कि नहीं है। फिर जितना ठीक लगे अपनाना, नहीं ठीक लगे कोई बात नहीं जी, पर एक ट्रायल तो दें खुले मन से। हम आए हुए हैं तो खुले मन से एक ट्रायल तो दें, ठीक है। इस पूरे दर्शन को देखोगे तो मध्यस्थ दर्शन जीवन विद्या के नाम से हम लोग मध्यस्थ दर्शन अस्तित्ववाद या सामान्य ढंग से जीवन विद्या कहते हैं। जीवन विद्या का बहुत सामान्य मतलब है एक अपनी जिंदगी को खूबसूरत ढंग से, व्यवस्थित ढंग से कैसे जी सके, अपने रोज रोज के जीने को अच्छा कैसे कर सके। हम क्या चाहते हैं? हमारा हर अगला दिन पिछले दिन से अच्छा हो कि खराब हो? अच्छा हो। हर कोई यही चाहता है। कोई चाहता है कि हमारा हर अगला दिन पिछले दिन से खराब होता जाए? नहीं चाहते।
तो जीवन विद्या जीने की वो कला देती है, वो डिजाइन देता है कि हमारा हर आगे का दिन पीछे वाले दिन से कैसे अच्छा हो सकता है। सोचते तो हैं हम सब की अच्छा हो, चाहते तो हैं हम सब की अच्छा हो, लेकिन वास्तविक जिंदगी में देखोगे तो कई बार अच्छा भी होता है, कई बार खराब भी हो जाता है। दोनों बातें दिखती हैं ना। जिंदगी कई बार अच्छे की तरफ भी बढ़ती हुई दिखाई देती है, कई बार नीचे गिरती हुई भी दिखाई देती है। तो जीवन विद्या वो डिजाइन समझाता है हमको कि कैसे ये जिंदगी दिनों दिन अच्छे की तरफ बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए। ये जो मध्यस्थ दर्शन वर्ड भी है ना, इसका लिटरल मतलब है अनबायस्ड व्यू। किसी भी चीज को हम देखना चाहते हैं तो बायसनेस के साथ देखने के बदले अनबायस्ड ढंग से देख सके। जिस भी ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व करने का काम कर रहे हैं, जिस भी वस्तु को हम निरीक्षण करने का, देखने का काम कर रहे हैं, उसको अनबायस्ड होके देखेंगे तब वो ठीक ठीक दिखेगा, या बायसनेस के साथ देखेंगे तब ठीक ठीक दिखेगा? अनबायस्ड होके देखेंगे तो ठीक दिखेगा, बायसनेस के साथ देखेंगे तब तो ठीक दिखेगा नहीं। तो मध्यस्थ दर्शन का मतलब यह है कि अनबायस्ड होके हम देख सकें, हमारा देखना अनबायस्ड हो सके। जैसा है कोई वस्तु वैसा ही उसको हम देख सकें, वैसा ही उसको देख सकें। और सहअस्तित्ववाद या कोएग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब हम धीरे धीरे सेशन में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे डिटेल करेंगे कि हम एक दूसरे से अलग अलग तरह से देखेंगे ना, तो बहुत जुड़े हुए हैं। मैं सिंपल दो बातें सबको पूछता रहता हूं, कभी रुक के देखना शुरू करो कि जिंदगी में जिन चीजों को भी हम प्रयोग करते हैं, जैसे सुबह ब्रेकफास्ट किया होगा आपने, ठीक? कभी रुक के देखना शुरू करिए कि अगर बाकी लोगों का सहयोग नहीं होता तो ब्रेकफास्ट हमको मिल सकता था क्या समय से? अगर बनाने वाले नहीं हो उसको, ठीक, हम लोग भटक रहे होते अभी। ठीक, बैठते भी यहाँ तो बैठे यहाँ होते, ध्यान खाने पे होता, कब लंच हो कि नहीं। तो बनाने वाले का सीधा सीधा सहयोग है। थोड़ा रुक के और देखोगे तो बनाने वाला तभी बना पाता है जब किसी ने उसको उगाया है। अगर उसके लिए गेहूं चावल ये उगाने का काम नहीं हो तो नाश्ते में हमको ब्रेड नहीं मिल सकता, रोटी नहीं मिल सकती, चपाती नहीं मिल सकती। मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसा देखोगे ना धीरे धीरे तो जिंदगी के हर चीज में तुमको दिखेगा कि दूसरे लोगों का बहुत सारा सहयोग है, सहयोग है। मैं पलट के सबसे पूछता हूं, कभी भी रुक के देखो, तुम सुबह से शाम तक जिन जिन चीजों का प्रयोग करते हो, खाना, कपड़ा, मोबाइल, घड़ी, चश्मा, जूता, चप्पल, बैग, पर्स, बॉटल, कुर्सी, ठीक है, एसी, कमरा, पंखा, लाइट, इसमें से कितनी चीजें ऐसी हैं जिनको तुम बिना किसी दूसरे के सहयोग के बना सकते हो? जितनी चीजें भी हम सुबह से शाम तक प्रयोग करते ना, खाना प्रयोग करते, चश्मा पहन रहे, कॉपी पेन यूज कर रहे, घड़ी लगाए हुए हैं, ठीक, चप्पल जूता पहने हुए हैं, ठीक, घर में रह रहे, एसी यूज कर रहे, पंखा यूज कर रहे, कुर्सी यूज कर रहे, कुछ ना कुछ करते हैं हम सब सुबह से शाम तक यूज। बाहर निकलते हैं, कार यूज कर लेते हैं, मोटर बाइक यूज कर लेते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लेते हैं। कितनी चीजें ऐसी हैं जो बिना किसी दूसरे के सहयोग के तुम बना सकते हो? क्या लगता है? क्या नाम है आपका? हाँ, प्रथा। ओके, क्या लगता है कितनी चीजें बना सकते हो खुद से? एक दो। जैसे कौन सा?
एक दो भी पहचाने हम जरा। कौन सी चीज लगता है खुद से कर सकते हो? खाना बना सकते हैं। खाना बना सकते हो। गेहूं उगा सकते हो? नहीं। तो फिर खाना कैसे बनाओगे बिना गेहूं के? अगर गेहूं नहीं हो तो खाना बनाओगे कैसे? मसाले नहीं हो, नमक नहीं हो, डालोगे कहाँ से? तेल नहीं हो, सरसों किसी ने उगाया नहीं हो, यहाँ तो मूंगफली खाते होंगे। मूंगफली और सरसों किसी ने उगाया नहीं हो, यहाँ क्या खाते हैं? मूंगफली। तेल कौन सा खाते हैं? मूंगफली का ही खाते होंगे, सिंगदाना। तो ये दिखता है कि अगर वो तेल नहीं होगा, वो मसाले नहीं होंगे, वो नमक नहीं होगा, तो खाना भी कैसे बनाएंगे? अगर वो बर्तन नहीं हो जिसमें खाना बना रहे हैं, तो खाना कहाँ बनाएंगे? अभी देखो ना, ईरान और इजराइल का वार चल रहा था, उसके बगल में एक पतली सी स्ट्रीट है, हरमुज स्ट्रीट बोलते, हरमुज स्ट्रीट, ठीक है। वो बंद हो गया थोड़े दिनों के लिए, ठीक है। एलपीजी सिलेंडर की प्रॉब्लम शुरू हो गई, पेट्रोल की प्रॉब्लम शुरू हो गई। मैं उस समय दिल्ली में था, एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा था। दिल्ली में पता चला रातों रात जैसे ये प्रॉब्लम हुई ना, ठीक है, समोसे जो 10 रुपये की मिलते थे वो 20 रुपये की मिलने शुरू हो गए। जो चाय 10 रुपये की मिलती थी वो 20 रुपये की मिलनी शुरू हो गई। जो मिनिमम किराया ई रिक्शा का या टेम्पो का वहाँ 10 रुपया था, वो 20 रुपया में कन्वर्ट हो गया। हजारों किलोमीटर दूर एक स्ट्रीट में झगड़ा हो रहा, लोग नाम भी नहीं जानते थे उस स्ट्रीट का पहले। तुम में से कितने लोग थे जो उस हरमुज स्ट्रीट का नाम पहले से जानते थे? जरा हैंड रेज करना। 1 2 लोग, ठीक है। ये जो 80 लोग बैठे हैं ना, उसमें से गिन के 2 या 3 लोग हैं जिनको पता है, ठीक है। बाकियों को पता भी नहीं है कि हमारा चूल्हा उनके कारण जल रहा है, ठीक है। जिस चूल्हे पे खाना बना के खा रहे हैं ना, वो उनके कारण जल रहा है, उनका भी सहयोग है उसमें। तो देखना शुरू करते हैं ना, तो दिखता है कि चीजें एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई है। तो ये सहअस्तित्ववाद या कोएग्जिस्टेंशियलिज्म वो डिजाइन देता है कि ये जो हम साथ साथ जुड़े हुए ही हैं, तब 2 ही उपाय है, या तो एक दूसरे का खून पिएं और एक दूसरे को तंग करें, या एक दूसरे के साथ अच्छे से ठीक से जी लें। परिवार में भी हम पैदा होते हैं तो माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ, बुआ, पड़ोसी, ये सब तो होते ही हैं हमारे पास 2 ही चॉइस, या तो इन सब के साथ मिल करके ठीक जीने का डिजाइन सीख लें, या एक दूसरे का खून पिए। कौन सा ठीक है? क्या ठीक है जी? ठीक है। कोई बहुत रॉकेट साइंस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मजे की बात यह है कि रॉकेट साइंस की बात नहीं होते हुए भी हम वैसा जी नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे। बहुत थोड़े लोगों के साथ हम परिवार में जी रहे हैं, बहुत थोड़े लोगों के साथ हम काम करने की जगह पे जी रहे हैं, ठीक है। लेकिन उतनी जगहों पर भी हमारा ठीक जीना नहीं हो पाता। समाज तो छोड़ दो, समाज की तो हालत ये है कि कोई साल ऐसा नहीं गुजरता जब युद्ध नहीं हो रहे। 4 साल से तो यूक्रेन का और रसिया का वार चल रहा, खत्म नहीं हुआ कि दूसरा शुरू हो गया। पिछला खत्म नहीं हुआ है, नया शुरू हो गया, ठीक है। बीच में जो छोटे छोटे निबट गए, वेनेजुएला और उसका तो मैं नाम भी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, नाम भी नहीं ले। अपने ही पड़ोस के देश में देख लो, बांग्लादेश का देख लो, नेपाल का देख लो, पाकिस्तान का देख लो, इवन श्रीलंका का देख लो, ठीक है। कहीं भी देखो बड़े बड़े आंदोलन दिखाई देते हैं। नेपाल की तो सरकार बदल गई, बांग्लादेश की सरकार बदल गई, ठीक है। क्या लगता है ये इतने बड़े बड़े आंदोलन जो लोग कर रहे हैं, ये परेशान होकर करते होंगे कि आराम में रह के करते हैं? परेशान होकर के ही करते हैं, क्योंकि वो सिचुएशन स्वीकार नहीं होता तो बदलने के लिए ही तो करते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं साथ जीते हुए हम एक दूसरे के लिए समस्या का कारण बन रहे हैं, तभी तो अगला परेशान हो रहा है, और तभी तो ये सारे सिचुएशन खड़े हो रहे हैं कि नहीं।
हमको ऐसा दूसरों के बारे में सबको लगता है कि ये तो मौज कर रहे हैं। मैं सबको कहता हूँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर दूसरे का हंसता मुस्कुराता चेहरा देख के ना ये लगता है कि उनकी ज़िंदगी तो बड़ी मौज में चल रही है। ठीक है, बड़ी मौज में चल रही है। हंसता मुस्कुराता फोटो तो कोई भी खिंचवा लेता जी 1 मिनट में, हम में से हर आदमी पोज दे लेता है। लेकिन ज़िंदगी वो 2 मिनट के पोज से चलती है या बचा 23 घंटा 58 मिनट भी है ज़िंदगी में? 2 मिनट हंसता मुस्कुराता हुआ फ़ोटो खींच के इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और फेसबुक पर डाल दें, ज़िंदगी सिर्फ वो 2 मिनट ही है या बचे 23 आवर्स 58 मिनट्स भी हैं लाइफ में? ये दिखता है कि ज़िंदगी में बचे समय भी तो हैं, उसको भी तो ठीक जीने की ज़रूरत है। बढ़िया सोचना आराम से। मैं तो इस पर इतनी बात इसलिए भी कर रहा हूँ कि किसी लेवल पर ये जो ग्रैटिट्यूड है ना, कृतज्ञता हिंदी में कहते हैं ग्रैटिट्यूड को, किसी लेवल पर दूसरों से मिलने वाला सहयोग जब हमको अपनी ज़िंदगी में दिखता है ना, तो उनके लिए फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड आता है, कृतज्ञता आती है। दूसरों से मिलने वाला सहयोग जब हमको अपनी ज़िंदगी में दिखता है तो उनके प्रति हमको ग्रैटिट्यूड आता है, कृतज्ञता आती है। अगर हमको दूसरों से मिलने वाला सहयोग नहीं दिखता है तो ग्रैटिट्यूड होना बहुत मुश्किल है। अगर हमको दिख पाता है दूसरे लोगों का कॉपरेशन, सहयोग, कंट्रीब्यूशन अपनी ज़िंदगी में, तो उनके लिए ग्रैटिट्यूड बहुत नेचुरली आता है हम सबको। तो ग्रैटिट्यूड आने के लिए मूल मुद्दा ज़बरदस्ती करना नहीं है, मूल मुद्दा है थोड़ा आँख खोल करके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करना, अपने आईज को थोड़ा ओपन करके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। उस दृष्टि से जब मैं इस जीवन विद्या को या मध्यस्थ दर्शन को देखता हूँ, ठीक है, तो मुझे 3-4 जगहों पर ये कंट्रीब्यूशन अपने लिए मैं देखता हूँ, ग्रैटिट्यूड तो बहुतों के लिए दिखता है, बट 3-4 मेजर दिखते हैं। पहला तो ये समझ में आता है कि जिन लोगों ने भी समाज में कुछ अच्छा करने का काम किया है वो सबका कंट्रीब्यूशन हमको मिलता है। अगर आग की खोज नहीं हुई होती, पहिए का, व्हील्स का अगर कभी आविष्कार नहीं हुआ होता तो हम कार बना लेते क्या? इंजन इग्नाइट कर लेते क्या? तो ये दिखता है कि जिन लोगों ने भी आग की भी खोज की होगी, पहिए का भी आविष्कार किया होगा ना, हमारे कार पे बैठने में आज के दिन उनका कंट्रीब्यूशन। अगर वो नहीं होते तो हम भी आज पत्थर से आग घिस रहे होते कि नहीं, हम चांद और मंगल पे जाने का नहीं सोच पाते, हम भी आग से पत्थर घिस रहे होते कहीं बैठ के। एक एक लोगों का कंट्रीब्यूशन है स्टेप बाय स्टेप, तभी हम आज जिंदगी में इतना कुछ कर पाते हैं। तो उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने एक आदमी की तरह जी सके, उसके लिए परिवार में, समाज में कुछ बेहतर करने का प्रयास किया, वो सबका कंट्रीब्यूशन हमको अपनी ज़िंदगी में दिखता है तो ग्रैटिट्यूड आता है। दिखेगा नहीं तो सिर्फ शिकायतों की लिस्ट होगी और नाराज़गी होगी। अगर दूसरों का कंट्रीब्यूशन हमको अपनी ज़िंदगी में नहीं दिखता है तो शिकायतों की लिस्ट होगी और नाराज़गी होगी। और मैं झूठा कंट्रीब्यूशन देखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ईमानदारी से आँख खोल के देखना तो शुरू करें। ये जो लाल रंग, हरे रंग, काले रंग, पीले रंग का चश्मा पहन लिया है हमने, थोड़ा उसको उतार के बारीकी से देखना तो शुरू करें। झूठ देखें ये मैं एक बार भी नहीं कह रहा हूँ, जो वास्तव में कंट्रीब्यूशन है ही मैं उसको रिकॉग्नाइज करने की बात कह रहा हूँ। झूठ देखने नहीं कह रहा हूँ, गलत देखने नहीं कह रहा हूँ, मन में कल्पना करने के लिए, इमेजिन करने के लिए, ख्याली पुलाव पकाने के लिए नहीं कह रहा हूँ।
मैं कह रहा हूं आंख खोल करके वास्तव में देखना तो शुरू करें। ऐसे ही मध्यस्थ दर्शन को देखोगे तो इनको शुरू करने वाले जो व्यक्ति हैं ए नागराज जी, ठीक है, अब तो रहे नहीं, उनका शरीर शांत हो गया लगभग 10 साल पहले। तो उन्होंने मध्यस्थ दर्शन अस्तित्ववाद को शुरू किया, इस पूरी सोच को, तो स्वाभाविक रूप से उनके प्रति कृतज्ञता हमारे में दिखती ही है। आज भी अगर आपको 8 दिनों में कोई बात समझ में आ जाए, ठीक, तो यहाँ जो लोग लगे हैं उनका योगदान तो है ही। जो लोग लगे हैं उनको भी जिन लोगों ने समझने में सहयोग किया, जीने में सहयोग किया, उनको यहाँ तक आने की प्रेरणा बन पाई, उसमें जिन जिन लोगों ने भी योगदान दिया है, कंट्रीब्यूट किया है, उनका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन भले आपकी ज़िंदगी में नहीं है, इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन तो है ना। हमको भी जिन लोगों ने भी समझने में सहयोग किया होगा, ठीक, इवन भाषा का भी जिन लोगों ने आविष्कार किया होगा, लैंग्वेज का, उसका कंट्रीब्यूशन है कि नहीं हमारी ज़िंदगी। हम आज बोल पा रहे, बात कर पा रहे, लैंग्वेज है तभी तो, नहीं तो सैकड़ों साल आदमी को लग गए होंगे धीरे धीरे एक लैंग्वेज बनाने में, उसके पहले बस इशारों से बात कर पाते होंगे कि नहीं। वही जिंदगी हमको भी जीनी पड़ती। कुछ कह रहे? यस भैया, अभी आपने वो क्वेश्चन बोला ना कि जब हम दूसरों का कंट्रीब्यूशन देखने की बात करते हैं तो वहाँ से साउंड को देखना पड़ेगा। हेलो, दूसरों का कंट्रीब्यूशन देखने की बात करते हैं तो मैं इसको बहुत अपनी पर्सनल लाइफ का एग्जांपल रखते हुए ये सवाल पूछ रही हूँ। जैसे मान लेते हैं कि एक लड़का और लड़की की दोस्ती है, अभी मैं और कहीं नहीं जा रही हूँ, जो मुझे अभी एग्जांपल है उसको रख रही हूँ। लड़का और लड़की की दोस्ती है, किसी एक लड़के ने उसके लिए कुछ ऐसा किया जो वैल्यूएबल है और मुझे उसका कंट्रीब्यूशन दिखता है, और इसी नज़रिए से मैं देखूं तो मुझे लगता है ये बहुत हाई वैल्यू का है जो भी उसने किया। लेकिन जब हम उसको रिकग्नाइज़ करते हैं तो हम सामने वाले को एक्सप्रेस करते हैं या बताते हैं तो वो अपने आप को हाई पेडेस्टल पर सोच लेते हैं, और हम भी कहीं ना कहीं हाई पेडेस्टल पर रख देते हैं कि इसने तो हमारे लिए इतना कुछ किया। लेकिन फिर वो एक टाइम के बाद लोग उसको कंट्रोल वे में, ग्रांटेड वे में लेने लगते हैं, और वहाँ से फिर सिचुएशंस वापस ख़राब हो जाती है कि जो हम कंट्रीब्यूशन सही में राइट देख रहे हैं पर फिर भी उसका एक रेपरकशन ख़राब वे में आता है कि आपको वो कंट्रोल करना चाहते हैं, सोचते हैं कि मैं इतना महान हूँ। तो ये मुझे अभी रिसेंट एग्जाम्पल दिखा, तो इसके लिए फिर क्या करें? करेंगे इस पर हम जब संबंध की बात करेंगे चौथे दिन ना, तो हम बहुत विस्तार से इस पर बात करेंगे। इस पर हम बहुत विस्तार से बात करेंगे कि इन सभी सिचुएशंस में क्या करें, कैसे डील करें, ठीक है। निश्चित रूप से जो उदाहरण आप दे रहे हैं उसमें यह है कि किसी के लिए कुछ सहयोग किया आपको तो वो तो अच्छा लगा, लेकिन साथ में, ठीक, जो कंट्रोल करना चाह रहे हैं वो, ये कंट्रोल आपको स्वीकार नहीं है। तो ये ऐसा ही है कि कोई आपको एक गुलाब का फूल दे, साथ में एक चाटा भी मार दे। ये स्थिति ऐसी है कि कोई एक गुलाब का फूल दे और जब आप लेके उसको थोड़ा सूंघने लगे तो उतनी देर में एक चाटा चला दे। तो क्या करें इन सिचुएशंस में, वो सबको हम बात करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। बट निश्चित रूप से जो भाग ठीक नहीं कर रहा है वो तो ठीक नहीं ही है। आप पूछोगे एक लाइन में कि क्या किया जाए ऐसे सभी सिचुएशंस में, हम एक बार भी नहीं कहेंगे आपको कि आप थप्पड़ खाते रहें और दूसरों से कंट्रोल होते रहें। आप तो ये देखें कि आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल क्या है। अगर अपनी ऑटोनॉमी और स्वतंत्रता पूर्वक जीना ज़्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है, तो उसको प्रायोरिटी दें। अगर लगता है कि नहीं थप्पड़ खा के गुलाब लेना ही ठीक है तो थप्पड़ खाएं और गुलाब लें। अभी के लिए तो मैं इतना कहूँगा, बाकी करेंगे आगे धीरे धीरे हम इस पर बात। ऐसे ही मेरा लंबा समय कानपुर में रहना हुआ है, तो कानपुर में गणेश बागड़िया जी, अर्चना दीदी, पूरी टीम, उसका बहुत सारा हमको सहयोग मिला है, तो स्वाभाविक रूप से उनके लिए ग्रेटिट्यूड होना बनता है। आगे इसमें हम 8 दिनों में ना किसी एक दिन कम्युनिकेशन पर बात करेंगे, संवाद पर बात करेंगे
कि अगर किसी से बात कहना करना भी हो, जैसे इसी केस में भाई हमको अगले को कहने की ज़रूरत तो पड़ेगी कि भाई ये कंट्रोल करना ठीक नहीं है, मैं इससे परेशान होता हूँ, मैं इससे परेशान होती हूँ, ये कहना तो होगा, ठीक, कहना तो होगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे ही हम ये कहने जाते हैं ना, झगड़ा शुरू हो जाता है हमारा, ठीक है, बात पूरी हम कह भी नहीं पाते हैं, ठीक है, शुरू ही किए हैं, अभी 20-25% ही बोले होंगे कि झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर ये बात तो पीछे छूट जाती है, झगड़ा बढ़ते बढ़ते कहीं और पहुंच जाता है। तो हम कैसे डायलॉग कर सकें, संवाद कर सकें, ताकि अपनी बात पूरी कह सकें और झगड़ा ना हो, ये तो सीखना होगा ना। अभी घर में भी बहुत बार ऐसा होता है, मम्मी पापा के साथ वो कुछ कहते हैं, बात पूरी नहीं होती कि हम ही नाराज हो जाते हैं, कभी हमारी बात नहीं पूरी होती कि पेरेंट्स नाराज हो जाते हैं, ठीक है, और डायलॉग बीच में फंस जाता है। तो ये डायलॉग संवाद कैसे ठीक से हो सके हमारा, उन सिचुएशंस में भी जहां हम डिसएग्रीमेंट रखते हैं, उन सिचुएशंस में भी जहां हमको कठिनाई हो रही है, किसी से कुछ डायलॉग की जरूरत तो है ना, कैसे उसको कर सकें, उस पर हम बात करेंगे। तो आत्मीय संवाद के नाम से आजकल हम उसके कुछ सेशंस रन करते हैं। तो मार्शल रोजेनबर्ग जिन्होंने नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन को शुरू किया है, अब उनकी ही बातों को समझ करके अपने हिसाब से हमने उसको रन करना शुरू किया है। तो जिन्होंने भी उसको समझने, जीने, डेवलप करने का काम किया है, स्वाभाविक रूप से उनके प्रति ग्रेटिट्यूड होना बनता ही है, बनता ही है। इस पूरे वर्कशॉप में देखेंगे कि क्या काम हम लोग करेंगे ना, तो 2 सिंपल काम हम करने वाले हैं, जिसको मैं बहुत ब्रीफली प्लेस कर देता हूं कि वर्कशॉप में आगे के दिनों में हम क्या करेंगे, कैसे मूव करेंगे हम वर्कशॉप में। इस वर्कशॉप में हम 2 काम करना चाह रहे हैं। पहले सेकेंड हाफ में जो करेंगे हम वहीं से शुरू करते हैं। अभी मैं सेशन में भी जिस ग्रुप में बैठा हुआ था, बाकी ग्रुप्स में भी अलग अलग समय देखते रहते हैं, तो ये दिखता है कि युवा होने के साथ साथ हम में से हमारी ज़िंदगी के कुछ प्रश्न होते हैं, कुछ चैलेंजेस होते हैं, जिनके उत्तर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। हर एज ग्रुप के अपने अपने कुछ चैलेंजेस हैं, अलग अलग प्रश्नों के रूप में हम उसको फॉर्मुलेट करके पूछते हैं, पर वो प्रश्नों को आप देखेंगे ना, तो इन कैटेगरीज में बांट करके देखा जा सकता है, जिसमें एक मुद्दा बहुत बार कैरियर का होता है, लाइवलीहुड का होता है। खास करके बच्चा 10th में आ जाए, 12th में आ जाए, तो ये 2 समय, और ग्रेजुएशन पास करे तब, ये 3 समय तो कैरियर वाला मुद्दा बहुत ही ज़्यादा हावी रहता है हमारी ज़िंदगी में। 10th पास करते समय, 12th पास करते समय, और ग्रेजुएशन पूरा होते समय। तो हम कैरियर और रोजगार के मुद्दे पर बात करेंगे, और इन सभी मुद्दों पर जितने आपके प्रश्न होंगे हम उसको ही ठीक से एड्रेस करेंगे। तो आप जितना ज़्यादा सवाल पूछोगे हम उतना अच्छा बता पाएंगे। आप कुछ भी नहीं पूछोगे तो जो बहुत सामान्य सी बातें हमको कहनी है वो हम कह देंगे जी, लेकिन जितना आप पूछोगे उतने अच्छे से हम बता पाएंगे। ठीक है, तो एक मुद्दा ये है जिस पर हम बात करेंगे, कैरियर के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, आजीविका या लाइवलीहुड के मुद्दे पर। एक दूसरा मुद्दा, ठीक है, ग्रेजुएशन पास करने के बाद जो हमारा हो जाता है वह है विवाह का, रिलेशनशिप का। आजकल बहुत लोग ग्रेजुएशन तक वेट भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो विवाह करें ना करें, ठीक है, कोई ना कोई ढूंढ लेते हैं गप मारने के लिए, साथ रहने के लिए। तो संबंध और विवाह को हम कैसे ठीक से जीने का काम कर सकते हैं, उसको लेकर के हम बात करेंगे कि संबंधों में, रिलेशनशिप की जगह पर हम कैसे ठीक जीने के काम को कर सकें। तो रिलेशनशिप और मैरिज के इश्यूज को लेकर के हम बात करेंगे। एक तीसरा मुद्दा जो है ना, वो आज के दिन अगर देखिएगा ना, तो मानसिक समस्याएं, मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं
वो बढ़ते जा रहे हैं। आज के दिन तीसरा चौथ क्लास 3, 4, 5 तक आते आते भी बच्चों को जो है वो टेंशन होना शुरू हो जाता है, डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाता है। ये एंगर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ों को होता है, अब जो डिजाइन हमने सोसाइटी का बना लिया है ना, हम युवाओं को भी पर्याप्त होता है। तो अपने उस एंगर, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन के इश्यूज को हम कैसे रिजॉल्व कर सकें ताकि मेंटल पीस के स्टेट में हम रह सकें। क्या चाहते हैं? ये मानसिक शांति चाहते हैं, मेंटल पीस चाहते हैं, या अंदर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन बना रहे ये चाहते हैं? क्या चाहते हैं युवल? मेंटल पीस चाहते हैं। तो एक ये मुद्दा है जिस पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट है कि हम सब किसी न किसी फैमिली में रहते ही हैं जहाँ कुछ न कुछ रिलेशनशिप हमारा होता ही है, पेरेंट्स के साथ, ब्रदर्स का, सिस्टर्स का, फ्रेंड्स का, टीचर्स का, कलीग्स का। छुट्टियां हैं, किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं तो वहाँ इन सब जगहों पर हम कैसे ठीक ठीक जी सकें, ठीक है। और ठीक ठीक जीने का मतलब एकदम सिंपल है, वैसा जीने में हमको भी अच्छा लगे, दूसरे को भी अच्छा लगे। अगर एक दूसरे के साथ जीना हमको अच्छा लगता है ना, समय कब बीत जाता है पता नहीं चलता है। एक दूसरे के साथ जीना बोझ लगे, घड़ी देखती रहनी पड़ती है कि मिनट कब गुजरेगा, ठीक। एक तो हम रहना नहीं चाहते, मजबूरन रहना पड़े तो रोज दिन गिनते हैं कब यहाँ से मुक्ति मिले, रोज घंटा देखते हैं, मिनट देखते हैं। तो एक ये जगह है जहां हम बात करेंगे। एक मुद्दा और जो 10th 12th ग्रेजुएशन तक आते आते बहुत प्रमुख हो जाता है, वह है पहचान का मुद्दा, आइडेंटिटी का मुद्दा, सम्मान का मुद्दा, रिकॉग्निशन का मुद्दा, ठीक है। उसको आप स्टेटस कहें, पहचान कहें, सम्मान कहें, आइडेंटिटी कहें, वो एक मुद्दा है जो हम यूथ के लिए एक मुद्दा होता है। तो उसको कैसे समझें, कैसे इंश्योर करें, इस पर भी हम बात करेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। और एक मुद्दा जो आपको ज़रूरी लगता हो चाहे नहीं, हमको तो ज़रूरी लगता है, वो ये है कि सोसाइटी बेहतर हो सके, इसके लिए भी हम कुछ पार्टिसिपेट कर सकें। और जिनको इसकी ज़रूरत नहीं दिखती ना, उस सबको मैं सिंपल एक सवाल पूछता हूँ कि तुम्हारे मोहल्ले में अगर चोरी करने वाले लोग रह रहे हैं तो चोरी किसके घर में होगी? तुम्हारे ही तो घर में होगी। कहाँ होगी? तुम्हारा पड़ोसी अगर परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, नाराज है, ठीक, रात में उठ के पत्थर फेंकेगा, किसके छत पे गिरेगा? हमारे तुम्हारे छत पे ही तो गिरेगा। हम रोड पे चलते हैं, अगर ट्रैफिक सिस्टम ठीक नहीं हो, एक्सीडेंट किसका होगा? एक्सीडेंट जरूरी थोड़ी है हम खराब ड्राइविंग कर रहे हो इसीलिए हो, सामने वाला भी खराब ड्राइविंग करता है तो भी हमारा एक्सीडेंट होता है क्या? कभी भी दो गाड़ियां टकराती हैं, जरूरी थोड़ी है गलती दोनों की। लेकिन चोट ये देख के लगता है कि गलती किसकी थी, उसको ज़्यादा चोट लगेगा और जिसको कम था उसको कम चोट लगेगा। चोट तो उससे नहीं तय होगा ना, चोट तो गाड़ी के कोलिजन से तय होगा कि किसके ऊपर चल गया कि नहीं। बहुत बार रोड पे खराब ड्राइविंग के कारण दूसरे पैदल चलने वाले लोग ही मर जाते हैं, जिनका तो ड्राइविंग में कसूर भी नहीं था, हो सकता है किनारे ही चल रहे हैं। तो अगर समाज के ठीक होने को हम आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो झेलना तो हम ही को पड़ेगा, किसको पड़ेगा? तो ये एक मुद्दा हमारी तरफ से है। इतने इश्यूज पर हम बात करेंगे, ठीक है। अगर और भी कोई मुद्दा लगता है तो उसको अलग से लिस्ट आउट भी हम कर सकते हैं, ठीक है, या इसी के सब पार्ट में कहीं होगा तो वो तो हम बात कर ही लेंगे। तो ये इश्यूज हैं जिसको हम यूथ की जगह से बात करना चाहते हैं। आपको कोई और इशू लगता हो इसमें ऐड करने के लिए, कोई और टॉपिक, तो आप बिना संकोच के हमको बता सकते हैं।
हम लोगों को अपनी ज़िंदगी से और दूसरों का सुन के जितना समझ में आया है वो तो लिख दिए, पर आपको कोई और लगता है तो ऐड कर सकते हैं हम आराम से। सेल्फ केयर का, बढ़िया, अच्छा प्रश्न है ये। सेल्फ केयर के टॉपिक पर हम जरूर बात करेंगे। ये जो मेंटल पीस वाला टॉपिक है ना, ठीक है, हम उसके बैकग्राउंड में वो सारी चीज़ों पर बात करेंगे। कोई और बात लगती हो तो बताइए। करेंगे सेल्फ केयर को, हम वहां बात करेंगे। माइक। अभी की जो सिचुएशंस चल रही है पूरे वर्ल्ड में, इसको देख के ऐसा लगता है कि समय बहुत कम है। हम बात बहुत चीज़ों पर कर सकते हैं, पर समय की प्रॉब्लम लगती है। ऐसा लगता है कि अब शायद ये धरती बचेगी नहीं। ये भी मुझे एक बड़ा मुद्दा लगता है, जो ऑफकोर्स सोशल में ही आ रहा है, समाज के बारे में ही आ रहा है। मैं तो सबको एक बात कहता रहता हूँ कि धरती अगर खराब हो रही है, हवा खराब हो रहा हो, कि पानी खराब हो रहा हो, कि मिट्टी खराब हो रही हो, कि क्लाइमेट खराब हो रहा हो, ठीक, कि लग रहा हो कि अभी एक क्लाइमेट क्लॉक बना रखा है लोगों ने, वो उल्टी चल रही, उनका कहना है कि कुछ 4 साल से भी कम समय है, ठीक, कि अगर आदमी अपने जीने को ठीक नहीं करेगा तो एक अभी तक जिस लाइट पर ध्यान नहीं गया होगा ना कि इसका भी सहयोग है हमारे बैठे रहने में, अब दिख रहा होगा कि इसका भी सहयोग है। और जिस कील से बंधी हुई हो या जो नॉट लगा हुआ हो ना, उसका भी सहयोग है यहाँ हमारे आराम से बैठे रहने में, सहयोग है। इनफैक्ट बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है, हम लोगों के लाइफ की एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लाइफ में जो चीज़ें हमको मिली हुई होती हैं ना, हम उसको बहुत बार वैल्यू नहीं दे पाते, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, इम्पॉर्टेंस नहीं दे पाते। ऐसे ही जब समस्या शुरू होती है ना, तब देखना शुरू करते हैं उस तरफ। हमारा अटेंशन ही वो ग्रैब तब करता है, ड्रॉ तब करता है जब समस्या शुरू होती है। ठीक है, क्या ठीक है? जब समस्या शुरू हो जाए तब उसको पहचाने, ये ठीक है, या जब लाइफ में चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं तब भी उस कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज कर सकें, ये ठीक है? क्या ज़्यादा ठीक है? बढ़िया। तो ये जो दीदी कह रही ना कि ये जो धरती के भी जो प्रॉब्लम दिख रहे हैं, क्लाइमेट के लेवल पे भी जो प्रॉब्लम दिख रही हैं, और पिछले कुछ वर्षों में बढ़ भी गया है और लोग बातें भी बहुत सारी कर रहे हैं उस पर। मैं सबसे पूछता रहता हूँ, ये हवा, पानी, मिट्टी अगर ख़राब हो रहा है, एयर, वाटर, सॉइल अगर ख़राब हो रहे हैं, ठीक है, धरती रहने लायक नहीं बच रही है, तो ये अपने आप ख़राब हो रही है या हमारे आपके गलत लाइफ स्टाइल के कारण ख़राब हो रहा है? ये हवा, पानी, मिट्टी, धरती सब पहले से खराब थी या हमारी आपकी गलत जीवन शैली के कारण, इनएप्रोप्रिएट लाइफ स्टाइल के कारण खराब हो रहे हैं? क्यों हो रहा है? लाइफ स्टाइल के कारण। क्या नाम है आपका? पृथा। यस, थैंक यू। तो ये जो है दिखता है कि हमारे आपके गलत लाइफ स्टाइल के कारण खराब हो रहे हैं। तो अगर हम आप अपना जीना ठीक कर लें ना, तो धरती तो बच ही जाएगी जी। धरती ठीक था तब आदमी इस पर आया है। पहले कौन हुआ होगा, धरती की आदमी? धरती हुआ होगा, हवा, पानी, मिट्टी हुई होगी, खाने पीने का इंतजाम हुआ होगा, पेड़ पौधों का, तब तो आदमी आया होगा कि नहीं? तो धरती तो अपने को ठीक रखना जानती ही है। ये जो हम आके बैठ गए हैं इसके ऊपर, इसको भी तो थोड़ी तमीज आ जाए, इसका भी तो जीना थोड़ा ठीक हो जाए। और अगर इसको ठीक करेंगे तो धरती तो ठीक हो ही जाएगी जी, हो ही जाएगी।
ये जो हम आप मिल करके इसको लगातार बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, अगर उसको हम बदल लेंगे तो धरती तो ठीक हो ही जाएगी। मैं सबसे ये सवाल पूछता रहता हूं कि अगर तुम किसी रूम की, मान लो इसी रूम की सफाई करना चाहते हो और इस रूम में किसी एक नाले से गंदा पानी आ रहा है, कचरा आ रहा है, एक नाले से गंदा पानी आ रहा है, कचरा आ रहा है, और हम चाहते हैं रूम साफ करना, तो पहले क्या करेंगे? उस नाली को बंद करने का काम करेंगे या पहले झाड़ू पोछा और वाइपर मारेंगे? क्या करेंगे? जो सोर्स है उसको बंद करेंगे। तो आदमी जो सोर्स है, ये हवा, पानी, मिट्टी, धरती और क्लाइमेट को खराब करने वाला, अगर उस लाइफ स्टाइल को ठीक करने का काम नहीं करेंगे तो एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर और फिल्टर कितने दिन काम करेगा जी? कितने दिन काम करेगा जी? जब हम ये सामाजिक भागीदारी की बात करेंगे ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो उसी में हम पर्यावरण के मुद्दे पर भी बात करेंगे, क्योंकि पर्यावरण या इन्वायरमेंट अपने आप खराब नहीं है, हमारे आपके कारण खराब हो रहा है। अपने आप उसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हम आप मिल करके कर रहे हैं। हम आपका मतलब पूरी मानव जाति, जिसमें हमारा आपका भी कुछ कंट्रीब्यूशन तो होगा ही, है ही कि नहीं? दूसरों का कंट्रीब्यूशन तो सबको दिखता है, दूसरे क्या खराब कर रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा इन 8 दिनों में ये देखने का कि अपनी तरफ से भी क्या ठीक हो सकता है। खराब ना भी हम कर रहे हों, ठीक क्या कर सकते हैं? पहले तो खराब कर रहे हैं तो उसको ठीक कर सकें। पर मैं कहता हूं अगर हम खराब नहीं भी कर रहे हैं, ठीक कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर दें? हमने नहीं किया था खराब, कोई बात नहीं, लेकिन ठीक हो सकता है तो क्यों नहीं कर दें? वो जो बंधन कह रहा था ना, यूथ की जगह से मैं हमेशा इस बात को देखता हूँ, और हर किसी को देखोगे ना तो एक उम्र में ये बात दिखती है कि जो भी परिवार और समाज में ठीक नहीं चल रहा है, हम उसको बदलना चाहते हैं, हम उसको ठीक करना चाहते हैं। खराब और गलती हमको स्वीकार नहीं होती। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल बचपन का एज वो है, ठीक है, जहाँ हम दूसरों के हिसाब से चलते रहते हैं, ठीक, बड़े जैसा करते हैं वैसा हम भी पीछे पीछे करते रहते हैं। बिल्कुल बचपन का एज वैसा है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, यूथ वाले एज में, युवा वाले एज में एक पहचान ये भी है, हम चीज़ों को खुद अपनी जिम्मेदारी पे करना चाहते हैं। हम चीज़ों को खुद अपनी जिम्मेदारी पे करना चाहते हैं, और जो चीज़ भी ठीक नहीं दिखती है हमको, वो सबको ठीक करने के लिए एफर्ट करना चाहते हैं, प्रयास करना चाहते हैं। तो युवा सामान्य रूप से वो है जो अपने हिसाब से चलना चाहता है। स्वतंत्रता, ऑटोनॉमी, फ्रीडम काफ़ी मांग होती है कि नहीं होती? नहीं होती? दिखता है, ठीक। और मैं कहता हूं कि बुजुर्ग या वृद्ध हो जाते हैं ना जब लोग, ठीक है, फिर दूसरों को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप भी दूसरों को अपने हिसाब से चलाने का काम शुरू कर दिए हैं ना, तो युवावस्था आपकी पार हो गई है। हाँ, बैठे रहते हैं ना, फिर सबको देखते रहते हैं, तुम इधर, तुम ये ठीक नहीं कर रहे, तुम वो ठीक नहीं कर रहे। ये दूसरों को अपने हिसाब से चलाने का काम करेंगे, ठीक, या अपनी जिंदगी ठीक जी करके दूसरों को भी अच्छा जीने की प्रेरणा देंगे। जबरदस्ती दूसरे को किसी तरफ बांध करके धक्का दे के चलाने का काम करेंगे, या अगर हम चाहते भी हैं कि दूसरा ठीक करे तो हम रोल मॉडल बनेंगे, हम इंस्पायर करेंगे कि फोर्स करेंगे। आपको कोई फोर्स करके कुछ कराए, आपको अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना? तो दूसरे को भी जब आप फोर्स करके कुछ कराएंगे, उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक है। जिया भी कह रही नहीं लगेगा। तो ये दिखना जरूरी है कि कम से कम परिवार में जीते हुए, काम करने की जगह पर जिन मित्रों के साथ हम जी रहे हैं,
हम एक यूथ के रूप में रोल मॉडल बन के ठीक जी सकें और दूसरों को इंस्पायर कर सकें उसके लिए, ना कि दूसरों को फोर्स करें और क्रिटिसाइज करें। अगर हम भी बैठ के सिर्फ दूसरों को क्रिटिसाइज करने का काम कर रहे हैं, समस्याओं के रोने गाने का काम कर रहे हैं, तो ये समझना चाहिए कि हमारा युवावस्था जल्दी पार हो गया, बुजुर्ग हो गए अब हम। यूथ का जगह तो वो है जहां अगर कुछ ठीक नहीं है तो हम उसको ठीक करने के ऊपर सोचते हैं। एजुकेशन लेना कि देना, किसको कह रहे हैं? जैसे युवाओं का जो शिक्षण होता है तो वो इट शुड डिपेंड ऑन रोजगार, या वो अलग टॉपिक होना चाहिए एजुकेशन का और रोजगार का? आज के दिन बच्चा क्यों स्कूल जा रहा है और माँ बाप क्यों भेज रहे हैं? हाँ, वही मैं पूछना चाहूँगा, वो होना चाहिए। मैं भी हाँ। पूछ ही रहा हूँ। बच्चे थोड़ा पैसे कमाने लायक हो जाए, कुछ कैरियर और रोजगार ठीक हो जाए। अगर आज के समय में देखिएगा तो शिक्षा का एक मेजर जगह तो वही रह गया है। पूरे 18-20 साल आपने कैसी मेहनत की है, इसका एंड रिजल्ट में प्रूफ क्या देखा जाता है? ठीक है, पैकेज, नौकरी, बिजनेस, ये देखा जाता है आपका। तो अभी आप देखेंगे ना तो उसका कुछ मुद्दा तो हम यहीं बात कर लेंगे, रोजगार और आजीविका की जगह पर। और शिक्षा के कुछ मुद्दे पर हम बात करेंगे, ये बाकी चीजें भी हमारी ठीक हो सके उसको समझने के ऊपर, समझने के ऊपर। तो एजुकेशन अगर हमारी जगह से पूछिएगा तो एजुकेशन का मूल लक्ष्य तो यह है कि आदमी समझदार और जिम्मेदार हो जाए। तो हम तो पूरे 8 दिन भी जो बात करेंगे अल्टीमेटली वो तो एजुकेशन की ही बात करेंगे, शिक्षा की ही बात करेंगे, शिक्षा की ही बात करेंगे। इसलिए अलग से उसका कोई टॉपिक नहीं रखा है। और दूसरों को शिक्षित होने में सहयोग करने का जो काम है वो यहाँ सामाजिक भागीदारी की जगह पर है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जगह पर है। तो ये मुद्दों को हमने पहचाना ना, तो 2 उपाय हो सकता था। एक ये हो सकता था कि हम एक एक करके इन टॉपिक्स को लें और इन पर चर्चा शुरू कर दें, पर हम लोगों ने वो नहीं चुना है, हम लोगों ने दूसरा पाथ चुना है। और वो ये कि कुछ बेसिक बातों को समझने के काम को हम पहले कर लें, फिर एक एक टॉपिक को शुरू करें। तो आप किचन में खाना बनाने घुसते हैं तो 2 काम हो सकता है। एक ये हो सकता है कि किचन की कुछ बेसिक बातों को समझ करके, ठीक है, सब्जी कैसे काटी जाती है, पकाई कैसे जाती है, नमक कितना डाला जाता है, मिर्च मसाले कितने डाले जाते हैं, गैस कब ऑन किया जाता है, कितने के बाद बंद किया जाता है, ठीक है, ये बेसिक चीज़ों को समझ करके किचन घुसें। ठीक है, एक तरीका ये है। एक तरीका ये है कि उसमें घुस जाएं, ठीक, करते रहें, थोड़ी बहुत गलतियां होंगी, करते करते धीरे धीरे सीख भी लेते आदमी। लेकिन उस प्रोसेस में बहुत बार ये होगा कि आप बनाने गए थे रोटी, बन के निकलेगा तंदूर। ठीक है, बनाने गए थे सब्जी, बनेगी कोई ऐसी चीज जिसको आप भी नहीं खा सकते, दूसरा तो छोड़िए। तो उस प्रोसेस को हम नहीं ले रहे हैं। तो हम ये करेंगे कि कुछ बेसिक चीजों को समझने के काम को पहले करेंगे। ठीक, पहला जो 4 दिन का समय हम लगभग लगाना चाह रहे हैं वो कुछ बेसिक टूल्स को समझने का काम करेंगे। तो ह्यूमन बीइंग के रूप में खुद को समझने का काम करेंगे, हमारा खुद का जीना कहाँ ठीक है कहाँ ठीक नहीं है उसको समझने का काम करेंगे, परिवार में संबंधों में जीने की जगह से, ठीक है, ह्यूमन रिलेशनशिप को, ह्यूमन इंटरेक्शन को थोड़ा समझने का काम करेंगे। ये दोनों टॉपिक को समझने के बाद हम आएंगे इन एक एक मुद्दों पर बात करने पर। उसके बाद हम आएंगे इन एक एक मुद्दों पर बात करने पर। तो पहले हम कुछ बेसिक बातों को समझने के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, समझने के ऊपर काम करेंगे ताकि
वो बेसिक रॉ मटेरियल की हमको समझ हो कोई रेसिपी क्रिएट करने के पहले। और बेसिक रूल्स को हम एक बार समझ लेते हैं ना, तो फिर लाइफ आसान हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बचपन में ऐड करना सीखा, ठीक है। अभी मैं आपसे पूछूं 3 + 5 कितना होता? 8, ठीक है। 7 + 9 कितना होता? 16। आप बता दे रहे, इसलिए नहीं बता रहे कि आपने ये एक एक क्वेश्चन को पहले सॉल्व किया है। ये आप बता इसलिए दे रहे हैं कि जिस रूल्स के आधार पर ऐड किया जाता है वो रूल आपको पता है। तो मैं कोई तीसरा भी पूछूंगा, अभी चौथा भी पूछूंगा, आप बता दोगे। इसलिए नहीं कि वो क्वेश्चन आपने पहले सुन रखा है, इसलिए कि आपको ऐड करने का रूल आता है। ये बात दिखती कि आप अभी ऐड करने के, सब्ट्रैक्ट करने के, मल्टीप्लाई करने के, डिवाइड करने के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो, इसलिए नहीं कि आपने उन एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा है, बट आपको रूल आता है जिस बेसिस पर ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है। तो यहां भी हम ये काम करेंगे कि लाइफ को जीने के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को पहले समझने का काम करेंगे। एक बार वो प्रिंसिपल हमने समझ लिया तो इन अलग अलग सिचुएशंस में उसको अप्लाई करने का काम तो हम कर ही लेंगे। एक बार वो बेसिक प्रिंसिपल्स हमको समझ में आ गया, इंग्रेडिएंट्स की समझ हो गई, कैसे उसको मिक्स किया जाता है, किन कॉम्बिनेशंस में वो रूल पता लग गया, तो एक एक इश्यूज को हम रिजॉल्व कर ही लेंगे। तो इसलिए हम शुरू में थोड़ा समय लगाएंगे उन इंग्रेडिएंट्स को समझने में, उन बेसिक्स को पकड़ने में, ठीक है। ठीक है। तो थोड़ा समय हम लगाएंगे नॉलेज की जगह से, अंडरस्टैंडिंग की जगह से कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को पकड़ने में। उसमें से एक कंसेप्ट पर मैं ब्रेक के पहले 5 मिनट में बात कर देना चाह रहा हूँ। आपका एक्टिविटी है ना उसके बाद, ठीक है। 5 मिनट में एक्स्ट्रा लूँगा, ठीक है। तो लंच ब्रेक इनका 5 मिनट लेट कर दीजिएगा। तो एक सिंपल हम क्वेश्चन पे आ जाते कि हमारे लाइफ गोल्स क्या है, ठीक है। हम बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, आपसे पूछ लेते हैं। यस, हाँ, IT इंजीनियर। आप जी? सॉरी, ओके, यस, CA, समाज की कोई भागीदारी, डॉक्टर। जिया क्या बनना चाहती? हाँ, आर्टिस्ट। कौन सा आर्ट अच्छा लगता? आप रुक के देखोगे ना तो हमारे सबके अलग अलग कैरियर गोल्स दिखता है, दिखता है, ठीक है। तुम उतना दूर बैठोगे तो पूछना मुश्किल है, तुम्हारे गोल्स क्या हैं? क्या करना चाहती बड़े होके? CA, थैंक यू। आप देखोगे ना हम सबके अलग अलग इस तरह के लाइफ गोल्स दिखते हैं, ठीक है। अलग अलग दिख रहा है, किसी ने CA कहा, किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने आर्टिस्ट कहा, किसी ने कुछ सामाजिक भागीदारी कही। इतने भर ही जब हम देखते हैं ना तो हमको लगता है आदमी अलग अलग है, सब अलग अलग तरह से सोचता है, ठीक है। सबकी अलग अलग ज़रूरतें हैं, ठीक है। थोड़ा रुक के देखो कि डॉक्टर बनना चाहते तो क्यों बनना चाहते, ठीक है, क्यों बनना चाहते। CA बनना चाहते तो क्यों बनना चाहते। इंजीनियर बनना चाहते तो क्यों बनना चाहते। आर्टिस्ट बनना चाहते तो क्यों बनना चाहते, ठीक है। तो जैसे ही रुक के ये सवाल पूछते हैं ना तो आपको दिखेगा कि या तो हमको कुछ धन मिलता है इसलिए हम करना चाह रहे हैं, या सम्मान मिलता है उससे लिए करना चाहते हैं, या समाज की सेवा करना हमको अच्छा लगता है इसलिए हम चाहते हैं।
कोई ना कोई आपको उसके पीछे का कारण दिखेगा, कारण दिखेगा। हमारे डॉक्टर बनने के पीछे, हमारे इंजीनियर बनने के पीछे, हमारे लॉयर बनने के पीछे, हमारे सीए बनने के पीछे कोई ना कोई मोटिव दिखेगा, कोई ना कोई मोटिव दिखेगा। ठीक, शायद मनी, पैसा है उसमें, अच्छा इसलिए दिखता है। ठीक, शायद उसकी पहचान और सम्मान समाज में ज़्यादा है इसलिए दिखता है। ठीक, शायद सेवा करना हमको अच्छा लगता है इसलिए चूज कर रहे हैं हम उस कैरियर को। ठीक, कोई ना कोई कारण दिखेगा ना, थोड़ा पीछे जाके देखेंगे तो कोई ना कोई कारण दिखेगा कि नहीं। एक स्टेप और पीछे जाके आप इस सवाल को पूछोगे ना कि वो पैसा भी हम क्यों चाहते हैं, वो सम्मान भी हम क्यों चाहते हैं, वो सामाजिक काम करना भी हम क्यों चाहते हैं, तो आपको लौट के दिखेगा कि किसी लेवल पर हमको खुशी मिलती है उससे। हमको लगता है कि मेरी ज़िंदगी इससे बेहतर होगी, मेरा सुख दिनों दिन बढ़ेगा, मेरी प्रोस्पेरिटी, समृद्धि दिनों दिन बढ़ेगी। तो भले यहाँ पर हमारे अलग अलग गोल्स दिखते हों, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना, किसान बनना भी लिखा हुआ है, हालांकि बड़ी मुश्किल से कोई मिलेगा आज के दिन जो बनना चाहता है, लेकिन हैं लोग अपवाद में, इसलिए लिख दिया है उसको भी। ऐसा आप जितना इसमें जोर लीजिए, सीए बनना, लॉयर बनना, आईएएस बनना, सिविल सर्विसेज में जाना, सफल बिजनेसमैन बनना, जितने भी आप जोड़ेंगे ना, आप लौट करके देखेंगे कि अल्टीमेटली ये सब के एंड रिजल्ट में हम हैप्पीनेस चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी चाहते हैं। जिन जिन चीज़ों से हमको लगता है कि इससे लाइफ का हैप्पीनेस बढ़ेगा, ठीक है, वो हमारा यहाँ इंटरमीडिएट गोल बन जाता है। जिन जिन चीज़ों से हमको लगता है कि हमारे लाइफ की प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, वो हमारा यहाँ इंटरमीडिएट गोल बन जाता है, हम वो करने लगते। तो हमको जब तक ये लग रहा था कि हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी आईआईटी का इंजीनियर बनने में है, तब तक आदमी आईआईटी में जाता है। वहाँ जाके पता अगर ये चलता है कि आज के दिन अच्छा जो पैकेज मिलता है वो तो एमबीए करके मिलता है, तो वहाँ जाके भी 4 साल के अंदर आदमी किसी न किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की तैयारी करने लगता है। जिसको नहीं भी पता होगा वो भी शुरू कर देता है वहाँ जाके। ठीक, कोई मैनेजमेंट सर्विसेज में चला जाता है, कोई सिविल सर्विसेज में चला जाता है। ठीक, कोई जीआरई और कैट देना शुरू करता है बाहर से पीएचडी करने के हिसाब से, जिसको फॉरेन ज़्यादा पसंद हो। ठीक, तो जैसे ही हमको दिखता है कि हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी किसी और चीज़ में है, हमारा ये इंटरमीडिएट गोल बदल जाता है, बदल जाता है। तो एक बेसिक बात मैं ये कह रहा हूँ, इसको ऑब्जर्व करना शुरू करो कि हमारा कोर गोल तो हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी है। और ये हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी, ये सुख होना, खुशी, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, ये हम हमेशा चाहते हैं कि कभी कभी चाहते हैं? हमेशा चाहते हैं। तो ये दिखता है कि हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी हम में से हर ह्यूमन बीइंग का बेसिक गोल है। रास्ते उसके अलग अलग हो सकते हैं, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बट कॉमन गोल तो हम सबका एक है। हम आगे के सेशंस में इन हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी को डिटेल करने का काम करेंगे, अभी नहीं करते, बट एक कमेंट में ज़रूर करूँगा जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों की जगह से, और वो एकदम सिंपल है। मैं प्रश्न ही पूछूंगा आपसे। मान लीजिए हम यहाँ से दिल्ली बाय रोड जा रहे, ठीक, रास्ते में ट्रैफिक जाम मिल जाए, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, ठीक, पेड़ गिर गया हो, कल आंधी आ गई थी, हमारे यहाँ तो कई बार आंधी में इतने पेड़ गिरते हैं कि 2 दिन तक रोड ब्लॉक रहता, ठीक, ये रास्ता बंद हो जाए, 8 घंटे का जाम लग गया हो, रास्ता ब्लॉक हो गया हो, 2 दिन खुलने वाला नहीं हो, और हमको दिल्ली जाना, तो क्या करना ठीक है? उसी रास्ते में बैठे रहना ठीक है या दूसरे अल्टरनेटिव पाथ को चूज करना ठीक है? क्या ठीक है? अल्टरनेटिव पाथ चूज करना ठीक है। यहाँ से अहमदाबाद भी जा रहे हैं और किसी कारण से दिखे कि ये रास्ते में काम चल रहा है, ठीक है, गड्ढे खुद गए हैं, ठीक, तो बैठे रहे वहाँ रोड बनने तक या बगल वाले रास्ते से निकल के पहुँचे अपनी जगह तक?
उत्तर साफ है ना? तो हम अपने अगर ये पहचान पाते हैं ना कि हमारा कोर गोल हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी का है, तो हमने एक पाथ चुना होगा डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, आईआईटी से ही इंजीनियर बनने का, ये इंडस्ट्रियलिस्ट होने का, ये सीए का, ये लॉयर का, जरूर करें उसको। लेकिन अगर किसी कारण से लाइफ के किसी फेज में ये दिखता है कि उस रास्ते में आगे बढ़ना हमारे लिए कठिन हो रहा, ठीक, या वो रास्ता ब्लॉक है, बंद है, तो बैठ करके उसका रोना रोना ठीक है, या अल्टरनेटिव रास्ते से हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी को इंश्योर करना ठीक है? क्या ठीक है? जोर से थोड़ा कहिए, हमको भी सुनाई देगा। क्या नाम है आपका? हाँ, आप ही से पूछ रहा हूँ। यस, धृति। रीति? धृति। धृति, थैंक यू। क्या ठीक है? अल्टरनेटिव पाथ चूज करें। अल्टरनेटिव पाथ से आगे बढ़ना। तो बहुत बार हम जब इसी को गोल मान लेते हैं ना, इंजीनियर को ही हमने गोल मान लिया, वो भी आईआईटी से ही इंजीनियर को गोल मान लिया, और नहीं सफल होते हैं, तो लगता है जिंदगी बेकार हो गई, लाइफ में कुछ बचा नहीं करने को। हमको ये पहचानना जरूरी है कि अच्छी बात है, हमने हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी के लिए कोई पाथ चुना था, कोई रास्ता चुना था, हम चलेंगे उस पर पूरे मन से। लेकिन अगर किसी कारण से वो रास्ता ब्लॉक हो गया, डेड एंड आ गया, तो हमको ये पहचानना जरूरी है कि ये रास्ता ही है, मंजिल नहीं है। मंजिल तो हमारा, गोल तो हमारा हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी का है, और उसके अल्टरनेटिव पाथ भी पॉसिबल है। जिनको लगता हो कि कोई अल्टरनेटिव पाथ पॉसिबल नहीं है ना, उनको मैं एक ही बात कहता हूँ, कभी रुक करके थोड़ा आंख खोल करके समाज को देखो कि सचमुच हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी को पाए हुए कितने लोग हैं जो आईआईटी से इंजीनियर हैं, और कितने उसके बिना भी हैं। ठीक है? और मैं खुद उस जगह से पढ़ने के बाद कह रहा हूँ इसको कि रुक करके कभी देखो कि समाज में जो लोग हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी को इंश्योर किए हैं, ठीक, कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ आईआईटी से इंजीनियर बन के ही किए हैं, और कितने लोग हैं जिन्होंने दूसरे रास्तों से भी उसको इंश्योर किया है। तो दिखना शुरू हो जाएगा, दिखना शुरू हो जाएगा। ये पहचानना जरूरी है। हम जब रास्तों को ही मंजिल मान लेते हैं ना, तो हम वहीं रुक जाते हैं, उलझ जाते हैं, नहीं सफल होते हैं, तो लगता है जिंदगी बेकार चली गई, अब क्या करेंगे। एक बार ये समझ में आए कि ये तो एक रास्ता है हमारे हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी के मंजिल तक पहुंचने का, तो एक रास्ता बंद हो गया तो दूसरे रास्ते से जाएंगे जी। ठीक है, जिस बस से ट्रेवल करके दिल्ली जा रहे थे, खराब हो गई तो क्या करना जी, दूसरी बस पकड़ेंगे। ठीक, कार सर्विस लेंगे, ट्रेन सर्विस लेंगे, सारे अल्टरनेटिव वेज तो होते ही है ना पहुंचने के। हमको अगर ये दिखता रहे कि गोल हमारा हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी है, तो एक पाथ से वहां तक पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात, करना ही चाहिए। जो पाथ हमको बेस्ट सूटेड लगे, हमको उससे चलना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारण से कोई पाथ कहीं ब्लॉक हो गया, तो हम अल्टरनेटिव चूज कर लें, अल्टरनेटिव चूज कर लें, और चूज करके आगे बढ़ें। ये ठीक है, या हम उसी को लेकर के मान लें कि हमारी जिंदगी खराब हो गई, ये ठीक है। ये क्लैरिटी होना जरूरी है कि क्या गोल है, क्या पाथ है। पाथ को ही गोल मान लेंगे, फिर फंस जाएंगे। पाथ और गोल, रास्ता और मंजिल, ये दोनों का अंतर पकड़ना जरूरी है। हम आगे मिलेंगे जब भी, तो इस पर कोई प्रश्न होगा तो हम लौट के पहले उस पर बात करना चाहेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। वंदन, मैं हैंडओवर कर रहा हूँ अब आपको कि आराम से कुछ एक्टिविटी आपकी प्लान होगी तो वो पूरा कर लें। थैंक यू जी।